हेलो फ्रेंड्स। मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ने इंडियन ऑयल का जो फॉर्म आया था उसको अप्लाई कर दिया है, उसकी चिंता खत्म हो चुकी है। अब आप लोग का पूरा फोकस सिर्फ अपने स्टडी में है। तो ये वीडियो जो है उसमें बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि आज से सिर्फ 30 डेज मोस्टली बचे हुए हैं। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखे हुए हैं कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी को आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा CBT 1। तो 1 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। तो ये जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है इंडियन ऑयल की, वो 30 डेज का कैप्सूल आप लोग के लिए होगा, एक सीरीज होगी जिसमें जितने पहले के क्वेश्चन सभी आए हुए थे उसको एनालाइज करके नए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस बार बहुत सारी चीजें देखने को आपको क्या मिलेगी चेंजेस। जैसे पहले एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट होते थे, 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगता था, तो नंबर ऑफ एक्सपीरियंस क्वेश्चन की जैसे प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे। इस बार चांसेज है उसमें थोड़ा डिडक्शन हो, मतलब रिड्यूस किए जाएं, क्योंकि इसमें इस बार फ्रेशर कैंडिडेट भी है। तो फ्रेशर कैंडिडेट को प्लांट के बारे में ज्यादा नॉलेज होती नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, ना कि प्लांट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। एक चीज ये देखने को मिल सकती है, हो सकता हो ऑनलाइन टेस्ट कराने वाली पार्टी भी चेंज हो, तो क्वेश्चन के टाइप्स चेंज हो सकते हैं। वो भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो आज से ये चीजें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डेडिकेटेड होके 1 मंथ आप पढ़ाई कर लीजिए, सिलेक्शन होना पक्का है। ये जो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सर किस यूनिट से हम फॉर्म भरें, देखो ये पूरा का पूरा डिसीजन आप पे है। आपको घर के पास रहना है, एक चीज ये भी देखना होता है, कहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है वो भी देखना होता है। तो दोनों चीज मैच करा के आप लोग सेल्फ डिसीजन लीजिए। मैं कैसे बता सकता हूँ आप कहाँ से फॉर्म भरें? मैं बताऊंगा, बाद में पता चला कुछ और प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े बाद में, तो वो सही नहीं लगता। तो आप लोग सेल्फ डिसीजन इस बारे में ले लीजिए कि आपको घर के पास रहना है या कहीं बाहर अदर स्टेट में जाके भी, बट जॉब की पॉसिबिलिटी ज्यादा, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए। पहले जॉब सिक्योर करिए, ठीक है। तो ये वीडियो जो है हमारा बेसिकली डेडिकेटेड है पूरा IOCL के सिलेबस के बारे में, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जैसा आप लोग जानते हैं। एक कोर टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में, एक मेंटल एबिलिटी मतलब मैथ रीजनिंग के बारे में, एक जनरल अवेयरनेस के बारे में। इस बार एक अच्छी चीज क्या देखने को मिली है कि टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन फिक्स कर दिए गए हैं। पहले क्या होता था, कभी 50-50 आ जाता था, 50 टेक्निकल 50 नॉन टेक्निकल, कभी 80-20 आता था। बट इस बार फिक्स कर दिए गए हैं कि 75 क्वेश्चन टेक्निकल बैकग्राउंड से आएंगे, और बाकी जो 25 बचे उनमें से 15 और 10 करके सेपरेट नॉन टेक्निकल दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम किया इंडियन नॉलेज इस बार क्लियर करके। ठीक। तो पूरा सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी चीज आपको पढ़ना है। पूरा सिलेबस PDF में मैं आपको दूंगा, टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, वहां जाके आप पूरा पढ़ लीजिएगा। PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी फ्री में, कोई दिक्कत उसकी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो ये रहा आपके सामने PDF इंडियन ऑयल का। इसमें पूरा सिलेबस आपका एक एक करके सारा चीजें बताई गई हैं कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। सारी चीजें इसमें तो एक एक करके इलेबोरेट करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। जैसा आपको पता है कि ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए है। हमारा सिलेबस की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। दोनों बात करेंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और टेक्निकल नॉन टेक्निकल के बारे में भी बात करने वाले हैं यहाँ पे। और पोस्ट हमारा क्या है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 के लिए। ठीक है। ये तो हमारा बेसिक डिटेल हो गया। अब क्या क्या पढ़ना है, हमें पता है ये 2 पार्ट्स में पेपर कराए जा रहे हैं। पार्ट्स 1 जो हमारा है वो क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बोला था फिक्स करने वाला, तो 75 क्वेश्चन आने वाले हैं टेक्निकल में, जो 75 मार्क्स से होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका एक एडवांटेज बच्चे क्या सोचते हैं कि 100 में 100 क्वेश्चन हम कर देंगे तो हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। 100 में 100 क्वेश्चन करने से फायदेमंद होगा किस तरीके से, देखिए। अगर कोई बच्चा 100 क्वेश्चन कर देता है, ठीक है, और उसमें से उसका 80% सिर्फ क्वेश्चन सही होते हैं, 80 सही होते हैं, एक्यूरेसी 80% आ गई। बट अगर कोई बच्चा समझ करो 80 क्वेश्चन ही किया है और 80 के 80 सही है उसके, तो उसकी एक्यूरेसी तो 100% हो गई ना। तो जब दो बच्चों के नंबर सेम आ जाते हैं कभी भी एग्जाम में, तो एक्यूरेसी देखी जाती है कि किसके नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत कम थे, तो उसको प्रेफरेंस ज्यादा दिए जाते हैं। ठीक है ना। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में, क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना जो टॉपिक है हीट एक्सचेंजर में, वो क्या क्या पढ़ने हैं हमें। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को इसमें इंक्लूड किया हूँ, जहां से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं उनको छोड़ दिया हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम भी उतना नहीं है। ठीक है। हीट एक्सचेंजर में क्या करना है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपको पढ़ने कौन कौन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है। 3 पढ़ने हैं। हीट एक्सचेंजर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर,
एप्लीकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर, एनर्जी बैलेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर, कभी कभी इससे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में पूछ सकता है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, सबके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सब चैप्टर उसमें पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट खोलेंगे हीट ट्रांसफर, वहाँ सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। उसके बाद फॉलोइंग फैक्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और करेक्शन चार्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन ऑयल में, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा हमारा आएगा, मास ट्रांसफर के बारे में बात कर लेंगे। मास ट्रांसफर में क्या क्या आ सकता है, ठीक। उसमें क्या क्या आ सकता है, एक तो एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछता है और उसके टाइप के बारे में पूछता है, किस टाइप का एब्जॉर्प्शन है, कौन से टाइप का है, ये सब चीजें पूछेगा आपसे। उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आप छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेंगे मास ट्रांसफर से। डिस्टिलेशन एंड इट्स टाइप के, उसके प्रकार क्या है और डिस्टिलेशन किस किस टाइप से। रिफ्लक्स के बारे में पूछ सकता है, ट्रे के बारे में पूछ सकता है, उसके टाइप के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद कूलिंग टावर भी पूछता है, उसमें टाइप ऑफ कूलिंग टावर क्या क्या होते हैं वो भी पूछ सकता है मास ट्रांसफर में। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पूछ सकता है कि ये कहाँ यूज होते हैं, इसका क्या वर्क है। ये पहले ज्यादा इसलिए पूछा जाता था क्योंकि जब एक्सपीरियंस कैंडिडेट को मांगता था तो इसकी ज्यादा वैल्यू थी। अभी लगता है एक्सपीरियंस क्वेश्चन की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, बट यहाँ से क्वेश्चन आना बनता है इंडस्ट्रियल क्वेश्चन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ से तो आपको पता है कोई भी ऐसा एग्जाम बचा नहीं होगा जहाँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या है। बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स, मतलब बिंगम प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक, या इधर बोल सकते हो आप प्रॉपर्टीज भी पूछ सकता है इधर पे, ठीक है। पंप के बारे में यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको, क्या क्या पूछ सकता है, टाइप ऑफ पंप, उसके बाद पार्ट ऑफ पंप्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ पंप, प्रॉब्लम ऑफ पंप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कर्व ऑफ पंप, दोनों का ध्यान रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग, दोनों का आप याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने मेंशन भी किया सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग का। उसके बाद लॉसेज इन पंप, किस किस टाइप के लॉस होते हैं पंप में। उसके बाद कैविटेशन के बारे में पूछ सकता है, प्राइमिंग के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। ये हो गया बेसिक हमारा पंप के बारे में। वॉल्व्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइप ऑफ वॉल्व बताइए किस टाइप का है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्व, क्यों यूज करते हैं, कैसे बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ वॉल्व, कहाँ कहाँ यूज करते हैं किस वॉल्व को, ठीक है। उसके बाद कंप्रेसर से देखा गया है, पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू क्वेश्चन देखने गए हैं, कंप्रेसर, फर्नेस, ये सबसे क्वेश्चन आए हैं। टाइप ऑफ कंप्रेसर, उसका ऑपरेशन कैसे होता है, उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद फैन के बारे में पूछा जा सकता है, टाइप ऑफ फैंस कौन से होते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसका क्या है, और उसको कंस्ट्रक्शन मतलब क्या क्या करके यूज करके बनाते हैं, और एप्लीकेशन भी थोड़ा होता है, ठीक। अब हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट के बारे में, सीआरई, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है ना। इसके हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं अगर आप ऑलरेडी टाइम से पढ़ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रिसाइज 1 मंथ के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं तो जो जो टॉपिक बताएगा उसको तो जरूर ही पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाकी हम प्रैक्टिस तो कराने ही वाले हैं, उसकी टेंशन नहीं है, बट ये आप पढ़िए जरूर। सीआरई में सबसे ज्यादा रिएक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्टर, रिएक्टर परफॉर्मेंस क्या होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या क्या है रिएक्टर्स के, ठीक है। हाफ लाइफ के बारे में पूछ लेता है और कुछ न्यूमेरिकल हाफ लाइफ के बारे में जरूर करके जाइएगा, जरूर पूछता है, किसी भी ऑर्डर से पूछ सकता है। उसके बाद नया सब्जेक्ट क्या है हमारा, इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जैसे टेम्परेचर से रिलेटेड, टेम्परेचर मेजरिंग स्केल जो होती है उसके बारे में पूछ सकता है, मतलब कन्वर्जन हो सकता है, पूछ ले। थर्मोमीटर पूछ सकता है, थर्मोकपल, पायरोमीटर, ट्रांसमीटर, टेम्परेचर कन्वर्जन यूनिट, ठीक है। ये जरूर कर लीजिएगा, बहुत बार पूछता है छोटे छोटे क्वेश्चन कि इतना ये है तो इसको इसमें कन्वर्ट, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया उसको केल्विन में पूछ लिया कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी एक क्वेश्चन आ जाता है। प्रेशर के बारे में कभी कभी पूछेगा, डिफरेंट टाइप प्रेशर यूनिट्स कौन से होते हैं, मेजरिंग डिवाइस जो होते हैं प्रेशर के उसके बारे में ध्यान रखना है। वैक्यूम मेजरमेंट जैसे जैसे होते हैं कौन से डिवाइस के थ्रू होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब फ्लो के बारे में बात कर लें, फ्लो मेजरिंग डिवाइस कौन से होते हैं, वेंचुरीमीटर, रोटामीटर, ये सब के बारे में, ऑर्फिस मीटर के बारे में पूछ सकता है। उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस टाइप के फ्लो में यूज कर सकते हैं, फ्लो मीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, वो आपको ध्यान रखना है। सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ, प्लेलिस्ट में जाएंगे सारे सब्जेक्ट के वीडियो पड़े हुए हैं, आपको एक काम बस करना है, जाके उन्हें अच्छे से देखना है, ऑलरेडी आप देख लिए हैं तो थोड़ा और रिवाइज करना है, ठीक है। लेवल मेजरिंग डिवाइस के बारे में बात कर लें कि क्या क्या कैसे होते हैं, उसके बारे में पढ़ के जाना है, उसके एप्लीकेशन क्या है और किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इस पीडीएफ की टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी कर दूंगा, ठीक है, जहां से मर्जी वहां से डाउनलोड आप कर लीजिए, ठीक है। और आपको नाम पता ही है, केमिकल पीडीएफ सर्च करेंगे दोनों चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद मैकेनिकल ऑपरेशन, एमओएसएच की बात हो रही है, एमओएसएच में हम लोग क्या क्या पढ़ना है,
फिल्ट्रेशन से देखा गया अधिकतर क्वेश्चन एमओएचएस से मिलते हैं। उसमें क्या है, टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट, उसके बाद फिल्टर मीडियम क्या होता है, फिल्टर एड क्या होता है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद साइड रिडक्शन से आपको पता ही है, साइड रिडक्शन से क्वेश्चन आते ही हैं, कंप्रेशन एट्रेशन, इस सबसे क्वेश्चन आएंगे। उसके जो इक्विपमेंट होते हैं उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, जॉ क्रशर, जेरेट्री क्रशर, रोल क्रशर, इस सब के बारे में। उसके मेथड भी आप ध्यान रखिएगा, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा प्लांट यूटिलिटी। प्लांट यूटिलिटी की इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं, इसको ये नहीं माना जा सकता कि जब एक्सपीरियंस क्वेश्चन पूछेगा तभी इसको ध्यान में रखना है। ये डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट से भी रिगार्डिंग है। जैसे स्टीम के बारे में पूछ सकता है, किस टाइप का स्टीम है, कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर होता है, उसके टाइप पूछ सकता है। ठीक है, एचपी स्टीम है, एलपी स्टीम है, एमपी स्टीम है, पूछ सकता है। कूलिंग टावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन पूछता है आईओसीएल यहाँ से, तो आपको ध्यान में रखना है। डीएम प्लांट, आपको पता है डीमिनरलाइज्ड प्लांट के बारे में कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब नया सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, प्रोसेस कैलकुलेशन। ठीक है ना, प्रोसेस कैलकुलेशन जिसको आप एमईबी बोलते हैं, मटेरियल एनर्जी बैलेंस। ठीक है ना, वही है, उसका नाम अलग है, बस प्रोसेस कैलकुलेशन बोलते हैं। उसमें मीडियम लेवल का आपका क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आएगा, मीडियम लेवल ही आएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला, आप टेंशन मत लीजिएगा। एकदम मीडियम क्वेश्चन भी अगर आप करके जाएंगे, प्रैक्टिस किए हुए ऑलरेडी, मैं तो कराऊंगा ही, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे इधर। ठीक, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मैंने इसलिए इसको डाला है कि हो सकता हो पेपर कराने वाली एजेंसी चेंज हो, टाटा करा रही हो या कोई दूसरा करा रहा हो, तो टाटा का फेवरेट तो केमिस्ट्री में वो जाता ही जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कर दीजिएगा। हो सकता हो एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाए, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, बट अपनी तरफ से तैयारी करके जाइएगा। अगर आपको लूसेंट बेसिक भी केमिस्ट्री उसमें पढ़ लेना, 20-30 पेज का जो भी है, थोड़ा सा पढ़ लेना एक ओवरव्यू करके, ताकि एग्जाम में ये ना हो कि मुझसे छूट गया। ठीक है, तो कर लेना जरूर, मेरी तरफ से सजेशन ही है। ठीक, अब ये तो हो गई हमारी टेक्निकल की बातें। ये टेक्निकल चीजें इतनी थी, पूरा मैंने डिटेल में बताया है कि क्या क्या आपको करना है। ठीक, अगर जरा से भी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब बात आती है हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में, जो हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या बात करता है, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि टेक्निकल तो आप लोग कर लिए। इसमें क्या है, पहला एक पार्ट दिया है न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में, मतलब मैथ और रीजनिंग के बारे में। इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स आएंगे। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर कंडीशन वही है, मैंने आपको बताया, एक्यूरेसी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या पढ़ना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, टाइम एंड वर्क से भी देखने को मिलता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी देखने को मिलता है, अलजेब्रा के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलते हैं, एवरेज से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, परसेंटेज आपको पता है, इसके बिना तो नॉन टेक्निकल कंप्लीट ही नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस से। ये तो मैं 3 बोलूंगा कि बिल्कुल आप करके जाइएगा, 5 स्टार लगाइए, ये तो करके ही जाना है। कैलेंडर से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब जो देखने को मिल रहा है वो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आईओसीएल में भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी आप करके जाइए, नया ट्रेंड ये देखने को मिला है। पिछला E0 का जो पेपर था उसमें भी पाई चार्ट आपको देखने को मिले थे। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। सीरीज के नंबर मिल सकते हैं, वो अल्फाबेट वाले भी हो सकते हैं, नंबर वाले भी हो सकते हैं, रीअरेंजमेंट वाले मिल सकते हैं, एनालॉगी वाला मिल सकते हैं, ब्लड रिलेशन यहाँ से पक्का मिलने वाला एक क्वेश्चन आपको, और सीरीज से एक पक्का मिलेगा। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग मिल सकता है, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पक्का मिलने वाले, हर बार आता है। ऑड मैन आउट करके भी ये कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। ठीक है, ये तो हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट हुआ। अब थर्ड जो आता है जनरल अवेयरनेस, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल वाला टॉपिक्स, कि क्या दे देगा कुछ भी पता नहीं है यहाँ पे, उसकी मर्जी पर डिपेंड है। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, कोई निगेटिव नहीं है। इंग्लिश तो कंपलसरी आने ही वाला है, यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। उसमें क्या क्या हो सकता है, स्पेलिंग करेक्शन हो सकता है, देखने को मिलेगा, एंटोनिम्स हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं, प्रिपरेशन वर्ड दे देगा, उसको रीअरेंज भी करना होता है, आर्टिकल भी दे सकता है। उनके पास स्कोप बहुत ज्यादा, जब वो बोल देते हैं जनरल अवेयरनेस, तो मतलब स्कोप बहुत ज्यादा, कहीं से भी दे दें। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने इसलिए एटसेट्रा डाल के रखा है, जीके जीएस कुछ भरोसा नहीं है भाई, आजकल नॉन टेक्निकल के नाम पे जीके जीएस सब भी दे सकते हैं। तो अगर आप लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है सिर्फ इंडियन ऑयल की ही तैयारी कर रहे होंगे, कोई दूसरा भी कर रहे होंगे जिसमें जीके जीएस आता होगा, तो थोड़ा बहुत रिवीजन आप मान लीजिएगा। मुझे लगता है करंट अफेयर से रिलेटेड अगर पूछेगा भी, तो करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ये तो चीजें थी हमारे पूरे सिलेबस के बारे में, जो मैंने आपको बताया एक एक करके। सारी चीजें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी, सिर्फ आपको पढ़ना है। ये वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, कल से आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ज्यादा लेंथ की वीडियो बनाइए,
तो आप लोग बताइए आपको कितने मिनट्स तक का वीडियो चाहिए। मुझे लगता है कि 1 आवर्स का वीडियो मोर देन सफिशियंट होता है किसी बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि वो फिर उसकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। 1 घंटा बैठेगा, वो बोरियत उसको होने लगेगी। तो मैं नहीं चाहता उससे ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने की। मैं बना सकता हूँ, उसमें टेंशन मुझे नहीं है, बट आप लोग का भी ध्यान रखना है ना कि बोर ना हो, इंटरटेनिंग वे में आप पूरा चीज कर सको। ठीक है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। नेक्स्ट मैं 1 आवर्स की वीडियो में बनाऊंगा आप लोग के लिए। 30 डे है, 30 डे में सारे चैप्टर्स आपके कवर करा देंगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख के जाते हैं। दिक्कत वहां भी नहीं है, बट दबाएंगे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और कोई बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल से। थैंक यू।